गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने परिवार के साथ अपने घरों में सुरक्षित होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन अभी चल रहा है, उसी के दौरान हम इन सबसे इस बीमारी से निजात पाने के लिए अपने घरों में अभी ठहरे हुए हैं। सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और उसी के बेस पे हम जानते हैं कि हर साल जैसे गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, लोकल क्लासेस को अपग्रेड कर दिया है। तो 11th क्लास के बच्चे किस में हो गए, 12th क्लास में, और उसी के बेस पे 12th क्लास का सिलेबस या जो भी सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस शुरू होने जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस का दौर अब शुरू होने जा रहा है। आपने देखा इससे पहले इस हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो क्लासेस चल रही है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन सभी की क्लासेस आप ले रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की। मैं लोकेश कुमार, इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टीचर जो आपको पढ़ाने जाऊंगा मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस। उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि मैथमेटिक्स के जो 12th क्लास में सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। आपने देखा, हालांकि अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास बुक्स नहीं होंगी, इस वजह से आप अपना सिलेबस वगैरह कुछ नहीं देख पा रहे हैं। चलो हम बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले बात करते हैं कि मैथमेटिक्स 12th क्लास, जो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी मीडियम की, तो उसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं। टोटल 16 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्रतिलोमीय फलन, फलन। पहला चैप्टर फलन से रिलेटेड होगा। दूसरा किससे रिलेटेड होगा, यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दिस चैप्टर इज संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन 11th क्लास में भी तुमने देखा होगा कि यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा जो चैप्टर होगा वो यहाँ पे आधारित होगा मैट्रिक्स पे। तो सबसे पहले जो तीसरा चैप्टर उसकी बात करते हैं आव्यूह। आव्यूह जिसे हम किस नाम से और जानते हैं, मैट्रिक्स। चौथा जो चैप्टर होगा वो किस नाम से होगा, यहाँ पे इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हम जानते हैं थोड़ा बहुत तो अपन ने सीखा भी होगा पहले, उसी बेस पे यहाँ पे आता है सारणिक। सारणिक जिसको हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट। पांचवा जो चैप्टर होगा वो इन दोनों चैप्टर पे आधारित होता है, जिसका नाम होगा आव्यूह तथा सारणिकों के अनुप्रयोग। आव्यूह तथा सारणिकों के अनुप्रयोग छठा जो चैप्टर होगा, अब ये जो चैप्टर है जिसमें बात करते हैं, सबसे पहले नंबर की बात कर लेते हैं। ये जो चैप्टर होगा ये 3 मार्क्स का होगा। बोर्ड क्लासेस में जो नंबर मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार है। पहला जो चैप्टर होगा वो 3 नंबर का होगा। दूसरा जो चैप्टर होगा फॉरगॉटन, मैं देखता हूँ, दूसरा जो चैप्टर है वो अपना है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ये 4 नंबर का है। तीसरा जो चैप्टर है आव्यूह वो 3 नंबर का होगा। और फिर बात करते हैं चौथे चैप्टर की, सारणी की, वो भी 3 नंबर का है, ये भी 3 नंबर का है। ये चैप्टर होगा 4 नंबर का। इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गए बेसिक। इसके बाद थोड़ा अलग है, जो कलन के चैप्टर शुरू होंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा अपने पास संततता और अवकलनीयता। संततता और अवकलनीयता। फिर उसके बाद 7वां चैप्टर होगा अवकलज और 8वां चैप्टर। ये 3 चैप्टर एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, अवकलन से। तो देख पा रहे हैं आप संततता और अवकलनीयता, फिर उसके बाद अवकलज, और इसका जो तीसरा चैप्टर होगा अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग। और इस प्रकार इसका देखते हैं, ये टोटल 2 चैप्टर, ये और ये दोनों मिलाकर टोटल 8 नंबर के होते हैं। सेम ये चैप्टर अपने पास होगा 6 नंबर का। और इस प्रकार अपने पास सिलेबस 12th क्लास मैथमेटिक्स का जो सिलेबस, उसकी पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट होगा टोटल 8 चैप्टर से, ठीक है। सेकंड जो पार्ट होगा ये फर्स्ट पार्ट था, और ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट, जिसकी अपन बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है 9 चैप्टर। 9 चैप्टर की बुक एक ही है, तो उसमें चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन है इसी प्रकार। अगला सीरियल होगा 9 नंबर, जिसका नाम होगा समाकलन। समाकलन। इसका अगला चैप्टर 10वां होगा, वो रिलेटेड होगा समाकलन में भी। यहाँ पे जो होगा वो होगा अनिश्चित समाकलन। कौन सा, अनिश्चित समाकलन।
10वां जो चैप्टर होगा वो होगा यहाँ पे निश्चित समाकलन का, निश्चित समाकलन। 11वां जो चैप्टर होगा ये सेम, जैसे यहाँ पे 3 पार्ट है वैसे यहाँ पे भी 3 पार्ट है, वो होगा समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। ये टोटल 3 चैप्टर हो गए। इनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। समाकलन यहाँ पे 12 नंबर की प्रश्नावली, ये वाली 12 नंबर की है, ये टोटल होगी 6 मार्क्स की आई थिंक। हाँ ये है अपने पास 6 मार्क्स, सॉरी 1 मिनट। समाकलन टोटल 12 मार्क्स की। ये प्रश्नावली दोनों मिलाकर टोटल कितने मार्क्स की होगी? 12 नंबर की, और ये होगी अपने पास 6 मार्क्स की। ये हो गए 11 चैप्टर जो समाकलन से रिलेटेड 3 चैप्टर थे वो भी बता दिए गए। अब आती है 12वें नंबर पे अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण जो होगा वो चैप्टर है अपने पास 6 नंबर का। ये भी कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। 12वें के बाद 13 नंबर जो चैप्टर होगा वो होगा सदिश, ये चैप्टर होगा सदिश, और इसके मार्क्स हैं आई थिंक 7, या इसके नंबर टोटल कितने होंगे? 7 होंगे। सेम 14 नंबर जो चैप्टर होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, और ये चैप्टर भी 7 नंबर का होगा। सेम 15 नंबर जो चैप्टर होगा वो होगा रेखिक असमी का, रेखिक असमी का यानी कह सकते हैं रेखिक प्रोग्रामन समस्या, रेखिक प्रोग्रामन समस्या, और ये चैप्टर होगा टोटल 4 नंबर का। हाँ, दिस चैप्टर इज फॉर 4 नंबर, और लास्ट चैप्टर है कौन सा? प्रायिकता, और ये चैप्टर टोटल होगा वापस 7 नंबर का। तो इस प्रकार टोटल जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पर टोटल अपने पास कितने मार्क्स का पेपर है? 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसमें सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि जो चैप्टर है वो सभी इस प्रकार दिए गए हैं। तुम्हारे पास बुक नहीं है इसलिए बताया गया है कि टोटल सिलेबस में 16 चैप्टर होंगे जिनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ दिया गया है। तो इसी बेस पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन शुरू करेंगे इन चैप्टर्स को। इन चैप्टर्स को करने के बाद फिर ये चैप्टर्स अपन इन्हीं के द्वारा आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? संततता और अवकलनीयता की। मैंने सभी को रिमूव कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए वापस, सभी को नोट डाउन कर लीजिए। चलो बात करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं जो 12th क्लास की जो बुक है उसमें जो 2 पार्ट होंगे, जो कि पहले पार्ट में भी 8 चैप्टर और दूसरे पार्ट में भी 8 चैप्टर है। तो जो पहले पार्ट होगा उसके जो 8 चैप्टर, उसमें से जो पार्ट 6 जो चैप्टर स्टार्ट करें वो चैप्टर होगा 6 नंबर, और 6 नंबर चैप्टर का जो नाम है वो है संततता और अवकलनीयता, और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, चलो इसकी बात करते हैं। चलो इसमें सबसे पहले बात करते हैं संततता की। संततता और अवकलनीयता की जो बात करेंगे तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले चाहिए एक फलन, और फलन की बात करते हैं तो फलन कहाँ से क्या होगा, फलन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इसके लिए अलग चैप्टर है। वो चैप्टर नंबर जैसे फर्स्ट और सेकंड देखा अपन ने, तो जिसमें फर्स्ट का नाम ही संबंध तथा फलन, तो अपने को फलन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली फलन का उपयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि फलन का रूप क्या होगा बस यही अपने काम आएगा। बाकी चीजें फलन क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, ये अपन कहाँ देखेंगे? चैप्टर नंबर फर्स्ट में। ओके, चलो यहाँ बात करते हैं फलन के लिए। तो फलन के लिए थोड़ा बहुत अपने हिंट देख लेते हैं। फलन में अपने क्या चाहिए? 2 चर चाहिए। यहाँ पे चूंकि 2 प्रकार के फलन होंगे, एक तो होगा जिसमें 2 वेरिएबल और एक हो सकता है 2 से अधिक हो। तो फलन तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो फलन अपने को चाहिए, चूंकि हम जो पढ़ेंगे वो 2D वाला फलन पढ़ेंगे। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय, जिसमें 2 चरों की आवश्यकता हो। अपन जानते हैं 2 दिशाएं चाहिए। 2 दिशाएं ज्यादातर कौन सी लेते हैं? एक्स और वाई। तो यहाँ पे 2 चर है, कौन कौन से? एक एक्स है और एक वाई। चूंकि यहाँ पे जब चर की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 चर है। अब 2 चर है, उनमें से क्या करेंगे? उनमें एक चर तो मानेंगे कैसा भाई? अपन जब फलन की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जब भी फलन की बात करेंगे तो एक वेरिएबल तो अपने आप बदलेगा और उसके आधार पे दूसरा वेरिएबल बदलेगा। तो जो वेरिएबल अपने आप बदलता है वहां पे उसको अपन बोलते हैं स्वतंत्र चर। कौन सा चर? स्वतंत्र चर। कारण क्योंकि वो अपनी वैल्यूज अपने आप डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसके प्रांत में, जो भी प्रांत दिया जाता है उसके आधार पर।
चलो यहाँ पे अपन मानते हैं कि स्वतंत्र चर क्या है, x है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्वतंत्र चर। अब ये स्वतंत्र है तो जाहिर सी बात है y का जो मान होगा वो किसके अनुसार बदलना पड़ेगा, x के अनुसार, इसलिए इस चर को अपन बोलते हैं आश्रित चर। कौन सा चर, आश्रित चर। और इस प्रकार बस अपने को इसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिसके आधार पर अपन फलन बना ले, तो फलन कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब तुमने देखा कि चर तो दो थे, कौन कौन से, एक यहाँ पे एक नया अक्षर लिखा गया है f, तो बेसिकली ये जो f होगा ये इन दोनों चरों को आपस में जोड़ेगा। इस f को अपन पढ़ सकते हैं, प्रतिचित्रण भी पढ़ सकते हैं, और इस f को फंक्शन, फलन जिसकी बात कर रहे हैं अपन उसी के द्वारा नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जब चर x रखा जाएगा, मतलब चर x का जो मान रखा जाएगा किसके अंदर, फलन के अंदर, तो किसका मान प्राप्त होगा, y। तो ये स्वतंत्र चर है, ये आश्रित चर है, और ये क्या कहलाता है, इसको अपन कहते हैं प्रतिचित्रण। क्या कहेंगे, प्रतिचित्रण भी कह सकते हैं या फिर इसको फलन भी कह सकते हैं। तो फलन की एक परिभाषा है, उस फलन की परिभाषा के द्वारा दोनों चरों को आपस में परिभाषित किया जाता है। परिभाषा क्या होगी वो पहले चैप्टर के अनुसार है, अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले इस फलन की। अब इस फलन के जब फलन अपने पास है तो इसके आधार पर उसकी संततता की जांच कैसे करें, अवकलनीयता की जांच कैसे करें। संततता की जांच करने से पहले यहाँ पे काम आएगी सीमा। क्या काम आएगी, सीमा। अब सीमा क्या होती, जैसे कि सीमा का अपन जानते हैं नॉर्मल शब्द जो भी देसी आम बोलचाल की भाषा में शब्द सीमा है, उसका मतलब क्या होता है, सीमा का मतलब एक दायरा, और दायरा का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर चीज की या फिर किसी भी वस्तु की बात करें उसका प्रभाव कितनी दूरी तक है वो उसका दायरा होगा, और वही उसका दायरा, तो उसके बेस पे क्या मिलेगी, अपने को सीमा मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं संततता में सीमा की। किसकी बात होगी यहाँ पे, सीमा। सीमा किसकी होगी, फलन की। बेसिकली किसकी सीमा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, फलन की सीमा, फलन की सीमा। बेसिकली ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं संततता और अवकलनीयता, ये कलन, गणित की एक शाखा होती है कलन, जिसमें उसी का एक चैप्टर है और उसी में आगे आता है फलन की सीमा। तो फलन की सीमा को अपन क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन मतलब किसी फलन की सीमा। तो फलन की सीमा की जब बात करेंगे तो सीमा का मतलब अभी बात की दायरे की बात की, वो दायरा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है दो चर कौन कौन से, x और y। तो एक मान अभी बात की थी स्वतंत्र होगा तो दूसरा क्या होगा, आश्रित होगा। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि स्वतंत्र चर की, कि स्वतंत्र चर का दायरा क्या लिया जाए। क्योंकि जब दायरे की बात की जाती है तो दायरा बहुत ही अल्प होता है, बहुत ही छोटा होता है, प्रभाव बहुत छोटी दूरी में होगा। तो इसका मतलब उसको दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं। क्योंकि चर स्वतंत्र चर क्या है, x है, तो x का कोई मान ले लिया जाए, यहाँ पे सपोज करो x का मान कितना लिया गया है, c। अब इसका दायरा मान लो इधर तो यहाँ से शुरू है और इधर यहाँ से शुरू। क्योंकि अपना टारगेट क्या होता है, अपना लक्ष्य ये होता है कि जब भी उसकी दायरे की बात की जाए तो दायरे के जो अंत्य बिंदु होते हैं, अंत्य बिंदु का मतलब जहां से वो अंतराल या वो दायरा शुरू हुआ, तो इधर यहां से शुरू हो रहा है और इधर यहां से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले इस बिंदु की बात करते हैं। तो अपना टारगेट ये होगा कि जो अंत्य बिंदु है उससे जिस बिंदु की तरफ अपन आ रहे हैं, जिस बिंदु पर अपन जांच कर रहे हैं उसकी सीमा की, उस बिंदु की तरफ उसका अंतराल होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका प्रभाव जो होगा इस तरफ होना चाहिए। सेम दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा। क्या होगा बताइए, देखो इधर से देखो कि इसका दायरा यहाँ तक था, तो अब क्या करना है, यहाँ से अपन इधर जाएंगे, तो इसका मतलब इसका दायरा इस प्रकार होगा। ये दायरे की बात कर रहे हैं। तो जब दायरे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एरो के चिन्ह है, साइन ऑफ एरो है, ये दोनों तरफ, तो इनको दिखाने का तरीका है, इसका मतलब जब हम यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसको अपन शो करेंगे यहाँ पे इस प्रकार। ध्यान दीजिए, इस बिंदु से अपन आ किसकी तरफ रहे, इस बिंदु की तरफ आ रहे, तो इस बिंदु की तरफ आएंगे तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, x टेंड्स टू c। देख सकते हो इधर से भी इधर आ रहे हो और इधर से भी इधर आ रहे हो, इसका मतलब दोनों तरफ से यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब अपना टारगेट क्या है कि x का मान किसकी ओर आ रहा है, c की ओर। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ये जो तीर का चिन्ह है किसको प्रदर्शित करेगा, ये चिन्ह प्रदर्शित करेगा कि x का मान c की ओर अग्रसर है। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला है, x का मान c की ओर अग्रसर है।
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इस प्रकार कहते हैं x टेंड्स टू c, इस प्रकार कह सकते हैं। यानी कि हिंदी में पढ़ना चाहते कैसे पढ़ेंगे, x c की ओर अग्रसर है। ध्यान दिया। चलो अब बात करते हैं कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अग्रसर जब मान करना है तो दो तरफ से हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं इस बिंदु तक आ रहा हूँ और सबसे पहले इधर की बात करूँ तो ये कौन सी साइड है, ये बाईं साइड है। तो इसके आधार पे जो मान अग्रसर होगा वो किस तरफ से होगा, बाईं तरफ से होगा। सेम ये कौन सी तरफ है, इस बिंदु की बात करूँ, यहाँ से अग्रसर कर रहे हो तो ये किस तरफ से हो रहा है, दाईं तरफ से हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मान होगा वो दाईं तरफ से अग्रसर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मान दो प्रकार से यानी कि दो दिशाओं से अग्रसर होता है, बाईं तरफ से और दाईं तरफ से। अब बाईं तरफ से अग्रसर यदि होता है तो उसे दिखाने का तरीका क्या होगा, टेंडेंसी, हम कह सकते हैं प्रवृत्ति, प्रवृत्ति दिखा सकते हैं यानी कि टेंडेंसी। किस प्रकार टेंडेंसी होगी, किस प्रकार इसकी प्रवृत्ति है। चलो पहले कौन सी तरफ से बात करते हैं, बाईं तरफ से। किस तरफ से, बाईं तरफ से इसका मान कैसे क्या मूव करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, अपन आप यहाँ इस बिंदु तक पहुंचेंगे, अगर इस बिंदु तक पहुंचते हैं और शुरू यहाँ से करते हैं तो इसका मतलब इस दिशा में क्या देखा तुमने कि जो मान होगा वो c, क्योंकि यहाँ पे जो मान x का कितना है, c है, तो c से छोटा होगा या बड़ा, ऑब्वियसली यहाँ पे मान कैसा होगा, छोटा होगा। तो बेसिकली अपन जब इधर जा रहे हैं, सॉरी इधर से जब इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब छोटे मान से c की तरफ आ रहे हैं। और छोटे मान को प्रदर्शित करने का मतलब ये है, ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको x, क्योंकि ये तो फिक्स है कि x का मान किसकी ओर मूव कर रहा था, c की ओर, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, c आएगा। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिख दिया गया बायां, और बायां शब्द लिखने का मतलब है कि जो मान है वो छोटे मान से शुरू हुआ, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे एक माइनस दिखा देना है। वापस समझो क्या हुआ, x टेंड्स टू c माइनस, मतलब क्या हुआ कि x का जो मान है अग्रसर तो किसकी ओर है, c की ओर अग्रसर है, लेकिन किस तरफ से, बाईं तरफ से। इस माइनस का बेसिकली मतलब क्या है कि ये बाईं तरफ से अग्रसर होके आ रहा है, किसकी तरफ, c की तरफ। सेम दूसरा जो पॉइंट होगा इसमें वो कौन सा पॉइंट होगा, दाईं तरफ से, दाईं तरफ से। और दाईं तरफ से जब मान की बात करें तो क्या प्रदर्शित करना है, वही सेम, x का मान किसकी ओर अग्रसर होगा, c की ओर अग्रसर होगा, तो इसे अपन लिखेंगे x टेंड्स टू c, सही है। लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या था, माइनस था, और अब चिन्ह क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो बेसिकली दो प्रकार की यहाँ पे टेंडेंसी है, कौन कौन सी है, एक तो बाईं तरफ से टेंडेंसी क्या है उसकी, और एक दाईं तरफ से टेंडेंसी क्या है। तो बाईं तरफ से टेंडेंसी की जब बात करेंगे तो क्या दिखाएंगे, x टेंड्स टू c माइनस, और जब दाईं तरफ से टेंडेंसी की बात करेंगे तो क्या दिखाएंगे, x टेंड्स टू c प्लस। ठीक है, तो इस बेस पे यहाँ पे दो प्रकार की सीमाएं आ जाएंगी। कौन कौन सी सीमाएं, इस आधार पर दो प्रकार की सीमाएं होती है, दो प्रकार की सीमाएं होती है। कौन कौन सी, चलो बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी सीमा होगी, बाईं सीमा, बाईं सीमा, और दूसरी सीमा कौन सी हो जाएगी, दाईं सीमा। चलो बात करते हैं बाईं सीमा को क्या कहेंगे, बाईं सीमा का बाईं का मतलब लेफ्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट, ठीक है। और सीमा को यहाँ पे दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड, और सीमा को लिखने के लिए क्या दिखाते हैं, लिमिट, ठीक है। इसी प्रकार इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं LHL। फिर बात करते हैं कौन सी सीमा की, दाईं सीमा की। दाईं सीमा को दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे, राइट सेम हैंड, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट। इसको दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, RHL, ठीक है। ये अपने पास दो प्रकार की सीमाएं हो गई, कौन कौन सी, बाईं सीमा और दाईं सीमा। अब सबसे पहले बात करेंगे कौन सी सीमा की, बाईं सीमा की। चलो बात करते हैं बाईं सीमा की, पहला नंबर डाल के लिखते हैं यहाँ पे कौन सी सीमा, बाईं सीमा। बाईं सीमा को दिखाने के लिए अपन ने क्या लिखा था, LHL। ध्यान दीजिए सीमा लिखने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सीमा को दिखाने का तरीका क्या था, लिमिट। और लिमिट में शुरू के जो तीन अक्षर दिख रहे हैं कौन कौन से, LIM, तो यही ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीमा दिखाने के लिए क्या लिखना है, LIM लिख दिया। चूंकि सीमा जो निकालेंगे वो बिंदु पर निकालते हैं,
और बिंदु अपन ने क्या लिया है यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे देखो x बराबर c, तो सीमा भी किस बिंदु पर निकालनी है, x बराबर c पर। तो यहाँ पे बिंदु अपने पास x बराबर c है। चूंकि ध्यान रखना यहाँ पे दो चीजें हैं, क्या क्या, एक तो स्वतंत्र चर की बात करें और एक आश्रित चर की। आश्रित चर बेसिकली क्या है, y, और y ही फलन, ये भी कह सकते हैं कि y ही फलन है। तो सीमा भी किसकी निकाल रहे हैं, फलन की। किसकी सीमा है ये, फलन की सीमा, ठीक है, लिखा नहीं है, हाँ लिख सकते हैं यहाँ पे, ये किसकी सीमा है, फलन की सीमा, ठीक है, यहाँ पे फलन की सीमा, ये अपन लिख सकते हैं कि फलन की सीमा है। अब फलन की सीमा में सबसे पहले बात कर रहे हैं बाई सीमा की, तो देखना ध्यान देना, सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्र चर की। कौन से चर की, स्वतंत्र चर की। स्वतंत्र चर क्या था, x था, तो x का मान किसकी ओर अग्रसर करना है, c की ओर अग्रसर करना है, तो उसे अपन लिमिट के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू c, लिखा। अब उसके बाद चूंकि यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे रहा है तुम्हें, क्या, बाएं, और बाईं तरफ ऊपर लिखा है, देखो बाईं तरफ से जब भी अग्रसर करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक माइनस लगाएंगे, तो ये माइनस लिख दिया गया है, ठीक है। अब चूंकि जो सीमा है वो किसकी है, फलन की, और फलन क्या ले रहे हैं अपन, यहाँ देखो कितना fx लिख दी, क्लियर है। चलो अपन बात करते हैं इसका मान कैसे क्या निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पे देखो, इससे एक निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष क्या है, क्योंकि x का मान किसकी तरफ अग्रसर कर रहा था, c की तरफ अग्रसर कर रहा था। तो जैसे जैसे अपन मान बढ़ाते बढ़ाते, अब चूंकि बढ़ ही रहा है ना, इस तरफ से यहाँ आ रहे हैं, तो मान क्या हो रहा है, c की तरफ बढ़ रहा है। तो जब मान बढ़ाते 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 कहाँ तक पहुंचेंगे, c तक, तो इसका मतलब ये होगा कि टेंडेंसी आएगी उस टाइम क्या होगा, x का मान c के इक्वल होगा। लेकिन अभी इक्वल नहीं हुआ है, वो एक फाइनल सिचुएशन अपन मान सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले इक्वल नहीं, इसका मतलब अभी भी कैसा है, छोटा ही है ना, पहुंचा तो नहीं है c के बराबर। तो छोटा है तो छोटे को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, छोटे के लिए अपन जानते हैं कि उसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, तो घटा दिया। क्या, अब क्या घटाया, चूंकि दायरा तुम देख पा रहे हो दोनों दिशाओं में कैसा है, समान है, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी, ये तो अपन जानते हैं प्रभाव तो दोनों तरफ बराबर ही होगा। तो यहाँ पे जब बराबर मान की अंतराल की बात करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा मान घटा दिया गया है, वो मान कितना है, h। अब यहाँ एक नया शब्द आ गया, क्या, h, अक्षर है। इस h की जब बात करेंगे तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि h एक बहुत ही छोटी राशि है, छोटा भी है लेकिन कंडीशन है, जब इसको अपन डिटेल में जाके देखेंगे तब समझेंगे कैसे है। चलो ये इस h की बात करेंगे तो यहाँ पे h को दिखा सकता हूँ कि h जो होगा वो 0 से हमेशा बड़ा भी होता है, वो अपन दिखेंगे किसी मान को लेकर, उसके बाद अपन देखेंगे कैसे बड़ा होता है, क्या इसकी वैल्यूज होती है, ठीक है। h का मान 0 से बड़ा भी होता है, और साथ में कह सकते हैं कि h 0 से बड़ा है, h का मान जो अग्रसर होगा किसकी ओर होगा, 0 की ओर। कारण, क्योंकि जैसे जैसे x का मान c की ओर अग्रसर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, x का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसकी तरफ बढ़ रहा है, c की तरफ। तो इसका मतलब जाहिर सी बात जो घटने वाली राशि है वो 0 की तरफ जा रही है, तो देखेंगे अपन बाद में देखते हैं। तो ये ध्यान रखना, और इसे अपन दोनों को मिलके याद रख सकते हैं, इसे कहते हैं क्या, लघु। कारण क्या है, 0 की ओर अग्रसर है, तो 0 की ओर अग्रसर तो बहुत छोटा है, लघु है, और साथ में 0 से बड़ा भी है। 0 से बड़े का मतलब क्या होता है, धनात्मक। तो बेसिकली क्या हो गया, लघु धनात्मक राशि है, कौन, h। ये तुम्हें याद रखना चाहिए, h जो होगा सदैव क्या होगा, लघु धनात्मक राशि। सेम जब इस प्रकार देखा है तो सेम यहाँ भी देख सकते हैं, क्या, ध्यान दीजिए, इसको भी दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे, x का जो मान है वो किसके, सेम बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, c की तरफ ही होगा, तो फाइनल सिचुएशन में किसके बराबर होगा, c के बराबर। लेकिन बराबर नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो क्या हो रहा है, घट रहा है, देख पा रहे हो तुम, बड़े मान से छोटे मान की तरफ जा रहा है, तो घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे चूंकि जो मान है घट तो रहा है, उस दिशा में जा रहा है, लेकिन कंडीशन देखोगे जो मान है अभी भी किस दिशा में, c की दाईं तरफ है, दाईं तरफ मान हमेशा बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो क्या दिखाएंगे, प्लस h। वही सेम कंडीशन है यहाँ पे, h जो है वो 0 से बड़ा है, और h का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। वही सेम बात कह सकते हैं, लघु धनात्मक राशि। तो इसको और तरीके से सोल्व करना है, तो इस प्रकार सोल्व करना होगा, ध्यान देना। अपन लिखेंगे x टेंड्स टू c माइनस, का जो मतलब है वो क्या है, यहाँ लिखा है x बराबर कितना, c माइनस h। लिखना क्या कि जब, ध्यान देना कि x बराबर c माइनस h है, लेकिन किसकी तरफ मुंह कर रहे थे, बताइए किसकी तरफ मुंह कर रहे थे। यहाँ पे x का मान किसकी ओर अग्रसर था, c की ओर अग्रसर था। दोनों दिशाओं में जो प्रभाव है, तो प्रभाव तो हमेशा किसकी तरफ आएगा, उस बिंदु की तरफ आएगा।
तो प्रभाव जब दोनों तरफ आएगा इसका मतलब इधर भी इस दिशा में आ रहा है, इधर भी इस दिशा में आ रहा है, तो इस बिंदु तक पहुंचना है और इस बिंदु तक पहुंचना है तो इसका मतलब x का मान किसकी ओर अग्रसर है, c की ओर है। तो लिखेंगे जब x का मान c की ओर अग्रसर होता है तो उस कंडीशन में h का जो मान है वो 0 की ओर अग्रसर होता है। तो इस कंडीशन में जो बाईं सीमा उसका रूप क्या बन जाएगा, l बराबर, ध्यान देना लिमिट तो सेम लिखी है, लिमिट तो लिखना ही है, लेकिन इस पूरे की जगह अपन क्या लिख देंगे, देखो x टेंड्स टू c था उसे हटा देंगे और वहां पे क्या लिख देंगे, h टेंड्स टू 0। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे ये 0 सॉरी c माइनस था, तो ये माइनस का क्या रोल था, माइनस का रोल था केवल क्या बताने के लिए कि वो किस तरफ से है, बाईं तरफ से या फिर दाईं तरफ से, उसी के लिए तो अपन लिख दिया ना यहाँ पे माइनस। तो बेसिकली माइनस का तो केवल मतलब दिशा है, बाकी x का मान किसकी ओर अग्रसर है, c की ओर, तो यहाँ पे देखो x टेंड्स टू c, इसकी जगह क्या आ गया, h टेंड्स टू 0। फिर करना क्या, फलन तो लेना ही क्योंकि सीमा हमेशा किसकी होगी, फलन की होगी। तो फलन के अंदर देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे x लिखा है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ देख सकते हो, ये वैल्यू x की, मतलब यहाँ पे दो रिजल्ट्स की आवश्यकता है इन दोनों, ये तुम्हें याद रखना है। तो x की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे c माइनस h। अब तुम देख पा रहे हो कि जो फलन था पहले किस पर निर्भर था, x पर, और अब किस पर निर्भर हो गया, h पर। तो इसका मतलब मान किसका रखना है, h का रखना है। जब h का मान रखेंगे तो एक सिचुएशन आएगी फाइनल सिचुएशन, उस फाइनल सिचुएशन में जब मान रखते हैं तो h की जगह कितना रख दिया जाता है, 0। तो इसे हम इस रूप में प्रदर्शित करेंगे f ऑफ c, c तो सेम था, कांस्टेंट था ना, और में से घटाया, कितना घटाया h, अब h का मान कितना होने वाला है, 0। याद रखना, ये मत लिख देना ऐसे कि f ऑफ c माइनस 0 बराबर fc, नहीं, ये अपन मान रखा नहीं है, ये फाइनल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, टेंड्स टू है, इक्वल नहीं हुआ है, तो इसे दिखाने का रूप यही रहेगा, मतलब c माइनस 0 है तो उसे इसी रूप में छोड़ देना। कौन सी सीमा की बात की, बाईं सीमा की। अब बात करते हैं इसमें दूसरे नंबर पर कौन सी, दाईं सीमा, ये भी किसकी है, फलन की, दाईं सीमा। दाईं सीमा को क्या दिखाएंगे यहाँ पे, RHL। चलो इसकी बात कर लेते हैं, वही सेम तरीका, देखो कुछ अंतर नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सीमा लिखा है तो सीमा के लिए क्या लिखना है, लिमिट लिखना है। सबसे पहले स्वतंत्र चर की वैल्यू चाहिए, क्या थी, x का मान किसकी ओर अग्रसर था, c की ओर, लेकिन बस फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे कौन सा, दायां आ गया, तो दाएं की जब देख पा रहे हो ऊपर क्या लिखा है, प्लस लिखा था, यहाँ भी क्या लेना है, प्लस लेना है। फिर फलन क्या था यहाँ पे, फलन तो fx है, वही सेम काम जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना है, क्या कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x टेंड्स टू c प्लस लिखा था, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये तीर का चिन्ह था, इसका तो मतलब क्या बता रखा है, टेंड्स टू, ठीक है। और ये जो चिन्ह मैं बना रहा हूँ ये वाला, इसे तुम जानते हो शायद, क्या होता है, दिस इंप्लाइज, क्या होता है ये, दिस इंप्लाइज। चलो इसकी बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब होगा x बराबर c, प्लस है तो प्लस ले लो और h जोड़ दिए, वही से जब x टेंड्स टू c तो h टेंड्स टू कितना होगा, 0। यहाँ भी दो रिजल्ट्स की आवश्यकता है, इसलिए एक तो इस रिजल्ट की आवश्यकता है और एक इस रिजल्ट की आवश्यकता है। तो इसका उपयोग करेंगे तो यहाँ पे RHL क्या बन जाएगा, RHL बराबर लिमिट, यहाँ पे ध्यान देना, इस पूरे की जगह अब क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू, तो क्या आ गया, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो गया f ऑफ c प्लस h। कोई सेम काम करना है जो यहाँ किया था फाइनल सिचुएशन में, जब इसका मान निकालना तो क्या करना है, h की जगह कितना रख देना है, 0। जब 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, f ऑफ c प्लस 0। तो यहाँ पे बेसिकली दो प्रकार की सीमाएं हैं, एक तो ये है और एक ये है। अब यहाँ पे बात करेंगे सीमा का अस्तित्व, सीमा का अस्तित्व। सीमा का अस्तित्व की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होगा कि सीमा विद्यमान है या नहीं। अब चूंकि अपन ने देखा यहाँ पे दो प्रकार की सीमाएं, कौन कौन सी, बाईं सीमा और दाईं सीमा, दो प्रकार की सीमाएं। तो सीमाएं जब दो प्रकार की है तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व कब होगा, सीधा सीधा देख पा रहे हो, जब दो सीमा है तो अस्तित्व बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा कि दोनों सीमाएं इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं सीमा का अस्तित्व कब होगा, यदि LHL बराबर RHL हो तो सीमा का अस्तित्व होगा, सीमा का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं। अब नहीं में कौन कौन सिचुएशन आ सकती है, दो तीन प्रकार की सिचुएशन बन सकती है, कौन कौन सी हो सकता है, बाईं सीमा विद्यमान हो,
दाईं सीमा विद्यमान नहीं हो। दूसरा टाइप क्या बोल सकते हैं, जैसा ही बोला उसी प्रकार बाईं सीमा विद्यमान नहीं हो लेकिन दाईं सीमा विद्यमान हो। तीसरा प्रकार क्या हो सकता है, सीमाएं दोनों ही विद्यमान हो लेकिन दोनों का मान इक्वल नहीं, तब भी सीमा का अस्तित्व नहीं होता। तीन सिचुएशन बनेगी, ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ये बेसिकली फलन की सीमा की बात कर रहे हैं। अब फलन की सीमा के बाद बात करते हैं अपन कि सीमा, फलन की सीमा ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, वो विधियां पता होनी चाहिए। सीमा ज्ञात करने तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, सीमा की विधियां चाहिए। तो विधियां कौन कौन सी, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन सभी विधियों को याद रखना चाहिए। विधियां, जिसमें सबसे पहली विधि होती है कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, अच्छा एक चीज और है, विधि से पहले अपन एक चीज और देखेंगे, वो क्या है कि यहाँ पे सीमा तो प्रदर्शित कर दी, लेकिन यदि LHL और RHL इक्वल है तो उस कंडीशन सीमा को दिखाना कैसे, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। तो प्रदर्शित करने का तरीका ये रहेगा, यदि, ध्यान देना, यदि LHL बराबर किसके, RHL हो तो फलन की सीमा क्या होगी, ध्यान देना, फलन की सीमा। फलन की सीमा को प्रदर्शित करने का तरीका ये है, लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पे लिख देते हैं fx। अब तुमने देखा यहाँ पे मैंने माइनस भी हटा दिया और प्लस भी हटा दिया। कारण क्या है कि जब दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब दोनों का मान सेम ही आने वाला, सेम आएगा, तो उसको डायरेक्ट भी ज्ञात किया जा सकता है इस प्रकार, ये अपन याद रखें। अब इसकी बात कर लेते हैं विधियों की। तो विधियां कौन कौन सी, सबसे पहले बात करते हैं, पहली विधि होगी वो कौन सी होगी, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी होगी, प्रतिस्थापन विधि। सबसे ज्यादा काम आने वाली विधि यही है। देख पा रहे हो तुम कि x का मान किसकी ओर अग्रसर था, c। तो अपन फाइनल सिचुएशन की जब बात करें तो फाइनल सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि x का मान c के बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब अपन क्या करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे x का मान किसके बराबर रखने की कोशिश करेंगे, c के बराबर, और जो मान अपने पास आएगा वही उसका प्रतिस्थापन विधि द्वारा मान प्राप्त होगा। तो प्रतिस्थापन विधि बड़ी आसान है, नाम से ही पता चला। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि जो मान है उसको प्रतिस्थापित करना। तो प्रतिस्थापित मान कितना करना था, x की जगह क्या रख देना है, c रख देना। तो सबसे पहले सीमा की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पे आ जाएगा fx बराबर कितना हो जाएगा, fc, ये इसका मान आ जाएगा। बशर्ते कि यहाँ पे कंडीशन है, इस विधि को लागू करने के लिए फलन की सीमा किसी भी अनिर्धारीय रूप में ना जाए। एक नया शब्द है यहाँ पे, अनिर्धारी। अनिर्धारी, इसका मतलब ये हुआ कि ये विधि केवल और केवल कब लागू होगी, जब फलन का मान प्राप्त करने के लिए कोई भी अनिर्धारीय रूप ना बने। तो अनिर्धारीय रूप कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं, एक बार लिख देते हैं। यह विधि तब लागू होगी जब प्रतिस्थापन से कोई भी अनिर्धारीय रूप, चलो रूप की भी साथ में बात कर ही लेते हैं। कुछ रूप होते हैं अनिर्धारी, उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से, ये याद रखना चाहिए तुम्हें। एक नया शब्द आया अनिर्धारी, ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए। क्या है, सबसे पहला रूप होता है 0/0, दूसरा होता है अनंत बटा अनंत, तीसरा होता है अनंत माइनस अनंत, चौथा होता है यहाँ पे 0 गुणा अनंत, पांचवा होता है यहाँ पे 1 की पावर इंफिनिटी, छठा यहाँ पे होता है अनंत की पावर 0, और सातवां होता है यहाँ पे 0 की पावर 0। ये टोटल कितने रूप है, 7 रूप, लिख सकते हैं यहाँ पे 7 रूप। तो इन रूप की बात करेंगे तो यहाँ पे इस विधि की बात कर रहे थे कि यह विधि तब लागू होगी जब प्रतिस्थापन से कोई भी अनिर्धारित रूप ना बने। सबसे पहले इन रूप को याद रखने की कोशिश करेंगे। रूप की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अपन अनिर्धारित रूप की। अनिर्धारित शब्द से क्या समझते हैं, नाम से पता चल रहा है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कॉमन सेंस ही उनका मतलब बता देगा। तो अनिर्धारित से मतलब क्या समझते हैं, अनिर्धारित मतलब जिसका निर्धारण ना किया जा सके। देखो कैसे नहीं हो पा रहा है, देखना। ये तो अपन जानते हैं कि शुरू के जो दो रूप है परिमेय रूप में है। किस रूप में, परिमेय रूप में। और परिमेय रूप की आवश्यक कंडीशन क्या है, सबको पता है क्या, कि जो परिमेय रूप उसे p/q के रूप में लिखते हैं, और p/q में जो नीचे वाला q है
वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही पढ़ा है ना। लेकिन यहाँ देख सकते हो तो नीचे वाला जीरो के इक्वल। तो इसने कैसे इसको अनिर्धारी बनाया ये ध्यान दीजिए। देखिए परिमेय रूप में अपन ने पढ़ा, ये बताया गया होगा कि जब जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो तरीके से क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, सही है। तो ये नहीं कि ये ऊपर वाला जीरो किसको बता रहा है कि ये जीरो के इक्वल होगा, जबकि नीचे वाला जीरो देखो किसको बनाएगा। सोचो किसी भी संख्या में जब जीरो का भाग दिया जाए तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। अनंत का साइन तो पता ही। तो इसका मतलब बेसिकली ये ऊपर वाला जीरो तो क्या दे रहा था, जीरो दे रहा था, और नीचे वाला जीरो क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है। इसका मतलब एक तो जीरो बता रहा है, एक क्या बता रहा है, इन्फिनिटी। दोनों एक साथ संभव नहीं है। इसका मतलब इस रूप को अपन क्या पढ़ेंगे, अनिर्धारित। चल गया ना पता कि अनिर्धारित मतलब उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। सेम इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, वही सेम जीरो और इन्फिनिटी में एक संबंध है, तुम्हें बताया गया होगा, नहीं बताया तो याद रखिए इसको कि इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो का इनवर्स होता है, 1/0। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1/infinity इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही रूप याद रख लें जिसकी जरूरत पड़ेगी। चलो अपन बात करते हैं, तो इसका मान कितना क्या आएगा। चलो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आएगा, तो ध्यान दीजिए इन्फिनिटी में यदि किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, लेकिन इसको अपन कोई संख्या मान ले पर्टिकुलर, इसमें इन्फिनिटी का भाग देते हैं 1/infinity, किसी भी संख्या में इन्फिनिटी का भाग देते हैं कितना आता है, 0। इसका मतलब एक तो बता रहा था इन्फिनिटी और एक क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो अनिर्धारित रूप बन गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसे पढ़ने के लिए वैसे तो अपन ये कह सकते हैं, बेसिक एक आसान रूप में बताएं तो एक महासागर में से दूसरा महासागर घटाना, घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं, चलो इसको एक मैथमेटिकल रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इन्फिनिटी में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है तो उसका मतलब इन्फिनिटी में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, इसका मतलब क्या है, घटे घटाओ, कितना घटाओगे, जितना भी घटे कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, इन्फिनिटी तो खुद नहीं पता कितना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी आनी थी, इन्फिनिटी आनी थी। अब उल्टा करो, किसी भी संख्या में से इन्फिनिटी घटाना, तो ये संख्या फिक्स मान सकते हैं अपन, इसमें से इन्फिनिटी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। एक ने वैल्यू क्या दी, इन्फिनिटी दी, एक ने क्या दी, माइनस इन्फिनिटी। पॉसिबल नहीं, अनिर्धारित। 0 × इन्फिनिटी, अगर तुम यहाँ से देखोगे वज्र गुणन विधि लगाओगे तो 0 × इन्फिनिटी 1 के इक्वल है, जो पॉसिबल है ही नहीं। ये रूप जरूर पॉसिबल है, लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि 0 × इन्फिनिटी बराबर 1, नहीं, ये गलत है। इसको कभी भी ना ध्यान दें इस पे, बस सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको कभी लागू ना करें कि ऐसा ना लिखे कि 0 × इन्फिनिटी बराबर 1, नहीं होगा। तो क्या सोचे इसके बारे में, ये निर्धारित क्यों बोला जा रहा है। अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते तो 0 आता है, लेकिन यदि इन्फिनिटी का किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते तो इन्फिनिटी आता है, वही सेम बात आ गई, एक इन्फिनिटी दे रहा है, एक 0 दे रहा है। सेम 1/power इन्फिनिटी, इसको थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर कितनी भी करे तो इन्फिनिटी ही रहता है, लेकिन यदि किसी भी संख्या की पावर 0 करे तो उसका मान कितना होता है, 1। एक ने क्या बताया, इन्फिनिटी बताया, एक ने क्या बताया, 1 बताया। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। सेम इसकी बात करेंगे, किसी भी संख्या की पावर 0 करते तो कितना आता है, 1 आता है। अब उल्टा बोलो, यहाँ पे क्या बोलोगे उल्टा, कि जब किसी भी, यहाँ पे बात की थी किसी भी संख्या की पावर 0 करते तो 1 आता है, और 0 की पावर कितने भी करे तो हमेशा 0 ही रहता है। तो एक ने बताया 0 और एक ने बताया 1, इसका मतलब ये भी कैसा रूप है, अनिर्धारित। अब इसकी बात करते हैं 1/power इन्फिनिटी। देखो वैसे तो अपने हमें बताया गया है, 10th क्लास में बताया गया होगा, सब जगह इसकी उपयोग भी आता है कि 1 की पावर कितनी भी कर दो तो हमेशा कितना होता है, 1। लेकिन जब 1 की पावर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक कर दी जाए, अनंत तक कर दी जाए। अनंत के बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि अनंत कितना होता है, तो अपन इसका रूप फिक्स नहीं मान सकते। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, नहीं, क्योंकि अपने को खुद नहीं पता है कि इन्फिनिटी कितना है, इसलिए अपन नहीं कह सकते कि इसका मान कितना होगा। ये भी कैसा रूप माना जाता है, अनिर्धारित। टोटल ये 7 रूप हो गए अपने पास जिनको याद रखने की आवश्यकता है। और आगे की बात करेंगे, चलो कल बात करते हैं इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, आप नोट कर लीजिए, इनको ध्यान दीजिए। ओके।